हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अगर आपको ये वीडियोस किसी भी तरह से हेल्प कर रही हैं, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल्स हमें इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस करने हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स द हिंदू के। और देखिए, एक क्वेश्चन इस बार का बहुत जो आएगा ही आएगा ऑलमोस्ट, वो है स्पेस इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है, अगर देखिए क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हमारा जो टारगेट है इंडियन शेयर का ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, वो 2% से 8% हमें लेके जाना है, जो हमारा टारगेट है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, इजंट इट? तो इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है, डॉक्टर सी राजा मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, वेरी ब्यूटिफुली रिटन। हम उसे डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि स्पेस इकोनॉमी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं रिसेंटली। आज़ादी सैट आप जानते हैं, जो बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए हमने बनाया। फिर उसके बाद जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इंडिया का पहला हमने वो लॉन्च किया, विक्रम एस। उससे पहले हमने जीएसएलवी को एक कमर्शियल स्पेस में एंट्री करवाई कि अब बेसिकली हम यूएस, यूके, फ्रांस, उनसे डील करके सैटेलाइट ऊपर ऑर्बिट्स में प्लेस करवाएंगे ना, कमर्शियल बेसिस। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इसीलिए स्पेस इकोनॉमी इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो हम पहला आर्टिकल भी स्पेस इकोनॉमी से ही देखेंगे, स्पेस से देखेंगे रिलेटेड। इसरो टू अटेम्प्ट 200th सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट इन अ रो। अब देखिए, आप ये बहुत बार पढ़ते हैं। मैं कुछ चीजें आपको बेसिक बताना चाहूंगी जो शायद आपको बहुत कम लोगों से पता चलती हैं और आप ध्यान नहीं देते। सो दैट इज कॉल्ड बेसिक्स, ठीक है। तो साउंडिंग रॉकेट्स क्या होता है? सबसे पहले तो साउंडिंग रॉकेट्स को आपको पता है प्रोब रॉकेट्स भी कहते हैं। तो अब ये क्या प्रोब करता है, क्या इन्वेस्टिगेट करता है, क्या सर्वे करता है? साउंडिंग रॉकेट्स को प्रोब रॉकेट्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली जो अपर एटमॉस्फेरिक रीजन है, ठीक है, जो अपर एटमॉस्फेरिक रीजन या मीटियोलॉजिकल जो सर्च होती है, इस तरह की चीजों को सर्वे करता है, ठीक है, जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं बेसिकली। तो जो RH यानी कि रोहिणी सीरीज है, वो साउंडिंग रॉकेट सीरीज है, यानी कि ये अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करती है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहला भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड रॉकेट कौन सा था, तो वो रोहिणी 75 था, RH-75। अब एक और बेसिक चीज जो आप हर जगह पढ़ते हैं लेकिन शायद बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इस चीज पे। अगर मैं कह रही हूँ कि RH-200 हम उसका लॉन्च करने वाले हैं, तो यहाँ पे 200 क्या है? एक्चुअली डायामीटर है लॉन्च व्हीकल का, यानी कि रॉकेट का। लॉन्च व्हीकल और रॉकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, वही होता है, ठीक है। तो 200 मिलीमीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस रॉकेट। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा जो पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड रॉकेट था वो RH-75 था। और ये भी रोहिणी सीरीज, ऑफ कोर्स RH स्टैंड्स फॉर रोहिणी सीरीज, सो इट वाज अ साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। तो देखिए, पहले दो जो हमने 1963 में जब अपना इंडियन स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया, तो पहले जो दो रॉकेट्स थे, साउंड रॉकेट्स थे, वो हमने नहीं बनाए थे। पहला आया था रशिया से 1963 में, फिर दूसरा आया था फ्रांस से, ठीक है। तो RH-75 हमने 1967 में लॉन्च किया था। अब RH-75 में आपको पता है डायमीटर कितना है? 75 मिलीमीटर। तो अगर प्रीलिम्स में दो स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं कि हमने जो RH-75 छोड़ दीजिए, पहला आएगा इंडिजिनसली सबसे पहला डेवलप्ड जो रॉकेट था, उसका डायमीटर 75 मिलीमीटर था। सो दैट इज राइट, ओके, यू मस्ट नो दैट। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इसरो क्या करेगी? अटेम्प्ट करेगी अपनी 200th consecutively successful launch of the Rohini RH-200 sounding rocket। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो 199 हमने अटेम्प्ट किए, वो सारे सक्सेसफुल थे हमारे लॉन्च में। तो हम 200th अटेम्प्ट भी चाहते हैं कि सक्सेसफुल ही हो। अब RH-200 क्या है? इट इज अ सॉलिड मोटर पावर्ड एक्सपेंडेबल रॉकेट capable of climbing up to a height of 70 किलोमीटर्स। ओके, तो 70 किलोमीटर तक जा सकता है अपर एटमॉस्फेयर को, इस तरह से इस हाइट पे जाके स्टडी कर सकता है, ठीक है। थुम्बा से इसको लॉन्च किया जाएगा। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी भी होंगे, ठीक है। थुम्बा आपको पता है कहाँ है? केरला में। तो ये चीज तो बेसिक हो गई। अब हमें एडिटोरियल देखना है साथ ही में। ओके, सो वी विल मर्ज इट टुगेदर। न्यू फ्रंटियर्स इन स्पेस। ओके, तो देखिए, द लॉन्च ऑफ विक्रम एस रॉकेट
लास्ट वीक, अब देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ, हमने देखा विक्रम एस रॉकेट का जो स्काई रूट, आपको पता है एक स्टार्टअप है, ठीक है। तो स्काई रूट एक स्टार्टअप है जिसके द्वारा ये बेसिकली बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, और फिर उसको हमने लॉन्च किया और सक्सेसफुली लॉन्च किया। एक डेफिनेटली हमारी इंडिया की आउटर स्पेस जर्नी में ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट इंडियन रॉकेट टू मेक इट टू द स्पेस। और देखिए डेफिनेटली जिस तरह का पुश हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जा रहा है इंडियन स्पेस प्रोग्राम को, ये उसका भी एक रिजल्ट है। और साथ ही में जिस तरह का पुश प्रेजेंट सरकार द्वारा इंडियन स्टार्टअप्स को मिल रहा है, ये उसका भी एक रिजल्ट है। अब देखिए लेकिन बात ये है, इट इज गुड, विक्रम एस इज अ गुड बिगनिंग, बट द फैक्ट इज क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस ऑलरेडी पेंडिंग है जो हमें ट्रैवल करना है, इससे पहले कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है स्पेस प्रोग्राम्स में, वो उस लेवल तक आए जिसमें वर्ल्ड के बाकी स्पेस सेक्टर के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। द कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर है, हमारी कंट्री का जो टैलेंट है, हमारी प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस, तो ये डेफिनेटली हमें हेल्प कर सकता है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ओके, लेकिन अब डिस्टेंस को तो ट्रैवल करने में तब हेल्प करेगा जब सरकार है वो इस तरह का पॉलिसी एनवायरमेंट कॉन्ड्यूसिव बनाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो देखिए बहुत बेसिक चीजें हम स्टार्टिंग में इसमें लिखी हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि जब तक आप सिर्फ जेनेरिक स्टेटमेंट्स लिखेंगे ना, दे ऑफ कोर्स डू नॉट कैरी एनी वेट, ऑफ कोर्स दे डू कैरी अ वेट, बट ऑफ कोर्स इफ यू हैव टू मेक योर आंसर्स हैवी, लाइक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लगे पढ़ने में, तो आप एग्जाम्पल्स ऐड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे आपको, आप वो चारों के चारों पॉइंट्स एज इट इज भी लिख सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी जो इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं। ओके, तो when space emerged as an important endeavor in the second half of the 20th century, governments were in the lead, of course। देखिए जब स्टार्टिंग में स्पेस सेक्टर इमर्ज होना शुरू हुआ, यानी कि आप लगा लीजिए 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया था, एक रिसर्च इंटेंसिव एरिया था। इसमें बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व था, क्योंकि कोई बिफोर हैंड एक्सपीरियंस नहीं था, तो फेलियर्स का रिस्क सबसे ज्यादा था। और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर से इसमें आने में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट चाहिए होता है, वो फेलियर कोई नहीं चाहता प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उनको भी ऑफ कोर्स इट इज अबाउट कैपिटलिज्म। तो गवर्नमेंट्स को ही रिस्क लेना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो वही हुआ जो स्पेस प्रोग्राम स्टार्टिंग में था, इट वाज ऑफ कोर्स अ गवर्नमेंट मोनोपोली। लेकिन जब 21st सेंचुरी आई तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज ड्रामेटिकली एक्सपैंडेड। अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, जो एक समय पे कंप्लीटली ओन की जाती थी गवर्नमेंट्स द्वारा, पर आज देखिए प्राइवेट जो कंपनीज है, दे आर लीडिंग द सैटेलाइट बिजनेस। एलॉन मस्क को देखिए आप, एलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम आप जरूर मेंशन कर सकते हैं, डू नॉट राइट द वर्ड एलॉन मस्क बट राइट स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है, 2300 सैटेलाइट्स को प्लेस कर दिया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। ये बहुत सारी तरह की सर्विसेज, स्पेस सर्विसेज डिलीवर कर रही हैं ये सैटेलाइट्स की कॉन्स्टिलेशन, कैसे बहुत सारी मिलिट्री इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है, जिस तरह की आर्म्ड फोर्सेस यूक्रेन में अभी लड़ रही हैं उनके लिए, ओके, इन देयर फाइट अगेंस्ट रशियन फोर्सेस। तो ये चीज, अब स्टारलिंक एक एग्जांपल आपको मिल गया नंबर 1। अब यहां से आप दूसरा एग्जांपल लेके जाएंगे प्राइवेट सेक्टर का, वो है अमेजोन का जो प्रोजेक्ट क्विपर है, ठीक है। तो इट प्लान्स टू लॉन्च मोर देन 3000 सैटेलाइट्स इन द कमिंग ईयर्स। और ये जो सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन होगा, ये क्या करेगा, इट वुड ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ठीक है। अब देखिए दिस विल इन्वॉल्व मेकिंग एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स अ डे। तो आप समझ सकते हैं ऑफकोर्स, अगर 3000 सैटेलाइट्स आपने प्लेस करनी है ऑर्बिट में, तो आप 3 सैटेलाइट्स हर दिन के अगर आप रेट पे बनाएंगे तभी ये हो सकता है। अब तीसरा एग्जांपल यहाँ से एयरटेल इन इंडिया का मिलता है। Airtel in India is a partner in the OneWeb Corporation that offers connectivity through its system of nearly 500 satellites. Okay, OneWeb वही जिसने अभी बेसिकली GSLV का लॉन्च देखा था। Okay, the business of launch vehicles यानी कि रॉकेट्स, द मोस्ट डिमांड। अब देखिए सैटेलाइट बनाना या सैटेलाइट का बिजनेस करना सबसे आसान है, ठीक है। सैटेलाइट्स इतनी ना ही एक्सपेंडिचर मांगती है, ना ही इतना इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट्स मांगती है, ना ही इतना टाइम मांगती है। अब तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर स्मॉल सैटेलाइट्स बना सकते हैं, उससे भी कम, ठीक है। तो दैट इज ईजी। पर सबसे बड़ी चीज जो है वो लॉन्च व्हीकल है। सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो एरिया है स्पेस सेक्टर में, वो लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट्स बनाने का है। तो अभी तक तो ये स्टेट मोनोपोली ही रही थी, लेकिन एलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स है कंपनी, आप जानते हैं, हैज ब्रोकन थ्रू दैट लॉन्च मोनोपोली।
क्योंकि इन्होंने अपने, आप जानते हैं नासा भी इनको काफी सपोर्ट कर रही है, स्पेस एक्स को, ठीक है। तो इन्होंने रॉकेट बनाए हैं। फिर Amazon की ब्लू ओरिजिन रॉकेट विल सून बी इन द मार्केट टू। ओके, सो नंबर 1 एग्जांपल वी गॉट फ्रॉम हियर वाज अबाउट स्टारलिंक, नंबर 2 एग्जांपल वाज Amazon का कुइपर, और नंबर 3 एग्जांपल आप एयरटेल का लिख सकते हैं, ठीक है। The business of launch vehicles, okay, this we have done. The private sector's rise has been complemented by growing international cooperation to realize the new commercial possibilities in space. Had it not been so, अगर international cooperation नहीं मिलता private agencies को space sector में, तो ये possible है ही नहीं। Okay, हम कुछ कुछ examples यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, आप जानते हैं कोल्ड वॉर किसके बीच में था, यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में था, ठीक है। तो इनका हर स्तर पे, हर सेक्टर में लड़ाई थी। ये कोल्ड वॉर क्यों था, हॉट वॉर क्यों नहीं बनी थी, क्योंकि डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं होती थी इनकी। ये नहीं कि इनके सोल्जर्स लड़ रहे हैं आपस में, मारकाट हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ ठंडी वॉर, यू नो, आई एम जस्ट यूजिंग लेमन टर्म्स जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू। इन केस आपको नहीं पता, कोल्ड वॉर आप हर जगह पढ़ते हैं और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कोल्ड वॉर होता क्या है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक लड़ाई थी, जो एक्चुअल में इकोनॉमिकली, यानी कि यू नो, वो कोशिश करेगा कि सबसे पहला स्पेस प्रोग्राम मेरा हो, तो फिर वो दूसरा भी जाएगा, आपसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम हम करके दिखाएंगे। फिर वो कहेगा सबसे ज्यादा हम इकोनॉमी में नंबर 1 बन के दिखाएंगे, तो वो दूसरा भी, यू नो, बाकी कंट्रीज के साथ अलायंस बना बना के इकोनॉमी में नंबर 1 दिखाएंगे। तो हर सेक्टर में लड़ाई थी, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे कोई सोल्जर्स में बैटल फील्ड पे लड़ाई नहीं हो रही। तो इट्स अ हॉट वॉर नहीं बनी वो, यानी कि हॉट नहीं हुई वॉर, एंड देयर वाज नो यूजेज ऑफ वेपन्स। ओके, the US and Soviet space programs became very important elements of the all-encompassing competition between Washington and Moscow. Ideological war थी एक, मतलब वो कम्युनिज्म को represent करते थे मॉस्को, और वॉशिंगटन लिबरलिज्म को, ठीक है, और कैपिटलिज्म को। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिक थी, मिलिट्री थी। मिलिट्री इन द सेंस, आप खुद से ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। अगर कहीं पे लड़ाई चल रही है फॉर एग्जांपल, तो यूएस से दूसरी वाली पार्टी को सपोर्ट करेगा और यूएस से साथ दूसरी वाली पार्टी को सपोर्ट करेगा, ऐसा होता था। बोथ साइड्स engaged in space cooperation with other countries as a part of the Cold War strategy of winning friends and influencing nations. ओके, कोल्ड वॉर, अब देखिए, बहुत उन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए दूसरे तरह के अलायंसेस की, और यूएसए ने दूसरे तरह के फ्रेंड्स इकट्ठे किए। लेकिन दोनों ने भी कोल्ड वॉर राइवल होने के बावजूद दोनों कंट्रीज ने बायलेटरल कोऑपरेशन की स्पेस के सेक्टर में, ठीक है। क्यों, देखिए, स्पेस सेक्टर उस समय ग्रो करना बहुत जरूरी था। तो अगर आप ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखते हैं, तो उसमें दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं ना। ओके, अभी तक तो इतनी फ्रिक्शन होने के बावजूद दोनों ने, वॉशिंगटन और मॉस्को ने, एटलीस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो काम किया ही है, ठीक है। एज द यूरोपियंस brought their continent together, they joined hands to develop the, अब देखिए, वैसे ही फिर सब, यू नो, वर्ल्ड वॉर्स खत्म हो गई, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनी, ठीक है। तो वो अब काफी बड़ा फोर्स है आउटर स्पेस में। मेनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया embarked on national space programs. Delhi's main objective was to leverage outer space to accelerate. अब देखिए क्या था, जब भारत ने, यू नो, 1960s के अराउंड में अपना कदम रखा इस सेक्टर में, तो हमारा बेसिकली एम क्या था इस सेक्टर में कदम रखने का, कि हम अपनी नेशनल डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकें, ठीक है। और हमने, यू नो, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था, फिर बहुत सारा कॉपरेशन उनको धीरे धीरे मिलने भी लगा, वेस्टर्न कंट्रीज से भी, सोवियत यूनियन से भी। तो दिल्ली ऑल्सो ऑफर्ड स्पेस कॉपरेशन टू अदर कंट्रीज, और स्टार्टिंग में तो हम छोटे ही थे, है ना, वी वर अ स्मॉल कंट्री, राइट, हु हैड जस्ट गॉटन आउट ऑफ, यू नो, कोलोनाइजेशन। तो हम बाकी जो अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट्स थी उनके साथ, जो अपने स्पेस सेक्टर में प्रमोट हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उनको हमने साथ दिया उनका। तो अब देखिए, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 जो आपको लिखा दिख रहा है, यहाँ से आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए, हाँ, और स्पेस सेक्टर का जो आज आप देख रहे हैं, स्पेस सेक्टर में इतना बढ़ चढ़ के एंथुजियाज्म, ये कोल्ड वॉर ही इसका, आप कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर ही इसका ओरिजिन है। क्योंकि कोल्ड वॉर ना होता तो कोई सबसे पहले अपोलो मिशन ना जाता, ये ना होता, ये सब कुछ कोल्ड वॉर की देन है, ठीक है। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कोल्ड वॉर बुरी तो थी, पर कोल्ड वॉर ने दुनिया के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए। एग्जैक्टली दिस इज वाई, अगर इस तरह का तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। द नॉन प्रोलिफरेशन सैंक्शंस, अब देखिए, इंडिया ने क्या किया था, अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, लेकिन हमने कहा था वो पीसफुल है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने या किसी कंट्री ने हमारी बात नहीं मानी, और उन्होंने हम पे बहुत सारे नॉन प्रोलिफरेशन सैंक्शंस लगा दी। क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक सिर्फ 5 ही स्टेट्स के पास होने चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, और हम तो उनमें से नहीं थे, ठीक है।
तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो हमें काफ़ी ग्लोबल आइसोलेशन मिला है। आपको ये बात समझनी चाहिए, जो इंडिया की आज पोजीशन है ना, ये बहुत मुश्किल से हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमें स्टार्टिंग में डेवलप करने के लिए खुद को बहुत तरह के सैंक्शंस झेलने पड़े हैं, पर धीरे 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 एज द जियो पॉलिटिक्स चेंज्ड, फिर इंडिया को बाकी कंट्री से सपोर्ट मिलने लगा। तो आप देख सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है MTCR, हम उसके भी मेंबर हैं, जो which actually regulates commerce in space related commodities and technologies. India is also a part of Wassenaar arrangement. Wassenaar arrangement भी आप जानते हैं, ये सब कुछ आप अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वासेनार अरेंजमेंट के भी एक पार्ट है जो बेसिकली ट्रेड में काम करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है इन डुअल यूज टेक्नोलॉजीज। डुअल यूज टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? जिस तरह की टेक्नोलॉजी सिविलियन पर्पसेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज की जा सकती है। न्यूक्लियर अगर आप देखें, वैसे तो वासेनार अरेंजमेंट के अंदर नहीं आती, पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है और न्यूक्लियर वेपन भी होता है। तो अब बेसिकली क्या है, अब यहाँ से असली एडिटोरियल शुरू होता है। ये कुछ चीजें तो आपका बेस बनाने के लिए थी। अब बेसिकली क्या है, एज इंडिया इमर्ज आउट ऑफ इट्स पास्ट टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन, 4 new imperatives have presented themselves. हमें 4 ये चीजें करनी ही पड़ेंगी अगर बेसिकली हमें स्पेस सेक्टर में बहुत ऊंचाइयों को छूना है। Number 1 is the growing range of new space possibilities. हमारे सामने बहुत तरह की नई स्पेस पॉसिबिलिटीज हैं। हम सैटेलाइट्स को यूज कर सकते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। वी कैन गो एंड माइन ऑन द मून एंड वी कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर। अब हम बहुत सारी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जो हम बेसिकली इंडियन ओशन, फार इंडियन ओशन रीजन में जो हमें अलाउ भी कर दिया गया है कि हम पॉलीमोड्यूल्स वहाँ पे कर सकते हैं एक्सप्लोर। ठीक है, तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, द स्केल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इज रैपिडली ग्रोइंग। ओके, अभी $450 बिलियन है 2022 में, तो ट्रिलियन डॉलर्स में पहुंच जाएगी 10 साल के अंदर अंदर। अगर इंडिया बेसिकली चाहती है कि हम डेवलप करें स्पेस सेक्टर में, जहां हम कहते हैं कि 2% से 8% तक पहुंचे इन द कमिंग ईयर्स, तो हम देखिए अब इसको सिर्फ डेवलपमेंट या नेशनल प्रेस्टीज के लिए स्पेस में ग्रो नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस और इकोनॉमी और कमर्शियल पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा अगर हमें बेसिकली। और इसीलिए जो GSLV का जो GSLV को हमने कमर्शियल सेक्टर में लॉन्च करवाया कि अब आप हमसे डील कर सकते हैं। आपको सैटेलाइट्स लॉन्च करवानी है, कोई बात नहीं, हमारे पास रॉकेट है, आप अपनी सैटेलाइट्स दो, हम उसको लॉन्च कर देंगे, आप हमारे को पैसे दे दो, इट्स अ डील। तो इसीलिए हमको कॉमर्स और बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा इफ वी वांट 2% से 8% की जर्नी। ठीक है, तो नंबर 1 है बिजनेस एंड इकोनॉमी के बारे में। नंबर 2, raising the Indian share of global space economy can only be done by drawing in the, अब ये हो ही सिर्फ ऐसे सकता है जब हम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एक बड़ा रोल प्ले करने दें स्पेस सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से एग्जाम्पल्स और भी मिलेंगे आपको। अगर हम देखें यूएस का जो आर्टेमिस प्रोजेक्ट है, बेसिकली यू हैव टू रिटर्न टू द मून। ठीक है, तो जो आर्टेमिस 1 रॉकेट था विच वाज लॉन्च्ड ओनली लास्ट वीक आई बिलीव, yes, and the program involves a number of leading aerospace companies like Boeing, Lockheed, Northrop Grumman, एयरबस, स्पेसएक्स। तो आप देख सकते हैं कि अब कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के कॉपरेशन के बिना इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकती। ठीक है, सो इट इज अब ऐसा नहीं है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर भी कभी उसने कोई योगदान ही नहीं दिया हमारे स्पेस प्रोग्राम में। अगर अब गोदरेज की बात करें, लार्सन एंड टोब्रो, तो शिपिंग मेंटेनेंस इंडस्ट्री आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं, दे आर अमंग द मेनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन स्पेस प्रोग्राम, बट नॉट मच। हमने कभी इंडिपेंडेंस नहीं दी। ठीक है, तो बेसिकली अब गवर्नमेंट को क्या करना है, आप फुल मोबिलाइजेशन इंश्योर करें प्राइवेट सेक्टर का इंडियन स्पेस एफर्ट में। स्काई रूट जैसे जो स्टार्टअप्स हैं वो इनोवेशन लेके आएंगे स्पेस एक्टिविटी में। ऑफ कोर्स इनोवेशन का मतलब ही स्टार्टअप है, स्टार्टअप का मतलब ही इनोवेशन है। सो इट इज, पर अगर आप सच में ग्लोबल स्केल या इकोनॉमी ऑफ स्केल करना चाहते हैं तो आपको बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं, अडानीज, अंबानीज, ऑल ऑफ देम, तो इनको आपको रोपन करना ही पड़ेगा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बेसिकली डील कर सकती हैं। यानी कि अगर आपको 2 से 8% लेके जाना है, सो इनवाइट दीज कॉर्पोरेशंस ऑल्सो। अब देखिए, आप इसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पर जो डॉक्टर सी राजा मोहन है वो एक रियलिस्ट हैं, वो प्रैक्टिकल बातें करते हैं और जो है वो एज इट इज देखते हैं, वो फालतू इमोशनल बातें नहीं करते। ठीक है, थर्ड इन्होंने पॉइंट क्या दिया है, इज द ग्रोइंग वेट ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन नेशनल स्पेस प्रोग्राम्स।
ओके, इज द ग्रोइंग रेट ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन नेशनल। अब देखिए आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन की भी बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपोलो की बात करें, इट वाज प्योरली नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो अपोलो उस समय जो पहला गया यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा स्पेस का क्रू वहाँ पे। लेकिन अगर हम आर्टेमिस की बात करें तो ये मल्टी नेशनल एंडेवर है, ना ही सिर्फ इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यूएस की खुद की इन्वॉल्व हैं, बड़े सारे नेशंस भी इन्वॉल्व हैं, यूएस के पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं जैसे फ्रांस, कनाडा, जापान। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि हमें भी बेसिकली क्या चाहिए होगा, हमें भी इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए होगा। अगर हम क्वाड के मेंबर हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अब देखिए आप कहते हैं बार बार कि मैं कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो नंबर 1 हमने बिजनेस इकोनॉमी के बारे में देखा, नंबर 2 हमने देखा कैसे आर्टेमिस प्रोग्राम से हमें ये पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर की भी ज़रूरत है, ठीक है, स्पेस प्रोग्राम में। नंबर 3 हम ये देख रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल पार्टनर्स की ज़रूरत है इसमें। और अगर आप इसमें आप ज़रूर ये लिख सकते हैं, हम बार बार कहते रहते हैं कि क्वाड इज़ नॉट एंटाई चाइना, क्वाड इज़ नॉट ऑफ ब्लॉक मेंटालिटी, क्वाड ये नहीं है, क्वाड वो नहीं, तो क्वाड है क्या, उसको कुछ बना दो फिर, ठीक है, उस पे स्पेस कॉपरेशन कर लो, उसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन कर लो, उसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टाइप्स कुछ बना दो, कुछ तो करो उसको। इफ इट इज नॉट एंटाई चाइना देन व्हाट इज इट, व्हाट इज इट्स आइडेंटिटी? Otherwise, you say that it is anti-China. It is there to regulate Chinese influence in the Indo-Pacific region. So, if you don't want international apprehensions about the Quad, make it a space initiative. You can make it. You can make it an economic initiative. India has just about embarked on a program to enhance the contributions of its private sector in outer space. India is also drawing on foreign capital to support its startups. अब देखिए यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा एक्सटेंडेड एक आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट कि यहाँ पे तो हमने देख लिया कि हमें सॉवरेन पार्टनर्स की ज़रूरत है। अब चौथा पॉइंट ये है कि हमें फॉरेन कैपिटल की भी ज़रूरत है जो हम अपने स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो अगर हम बात करें Singapore Sovereign Wealth Fund GIC for example is a major investor in Skyroot Aerospace जिसने विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो फॉरेन कैपिटल है जो हमारे स्टार्टअप्स को भी हेल्प कर सकती है। आप विद एग्जांपल लिख सकते हैं मेनी वेस्टर्न एरोस्पेस कंपनीज विल बी। अब ऐसे ही देखिए बहुत सारी वेस्टर्न एरोस्पेस कंपनीज हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड होंगी कि वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में अपना इन्वेस्टमेंट दें जस्ट एज इट बिगिंस टू ओपन अप। सिर्फ हमारी देर है कि हम ओपनिंग अप शुरू करें अपने स्पेस सेक्टर की। दिल्ली इज ऑल्सो कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट इंटरनेशनल कॉपरेशन इज नॉट जस्ट एन एड ऑन टू द नेशनल स्पेस प्रोग्राम। मतलब देखिए आपका नेशनल स्पेस प्रोग्राम में एक चेरी की तरह नहीं होती इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी स्पेस स्ट्रैटेजी का। तो ये तो बिल्कुल आपके लिए कंक्लूजन भी यही से मिल जाता है। I hope you liked the article as much as I did because it was very simple and yet I believe it was very important. Okay, these are the points you would never get in booklets या इधर उधर, है ना। तो इधर उधर की बातें वहाँ पे लिखी होती है और इतना comprehensive भी नहीं होता, इसीलिए please do not replace newspapers. Walk the talk. अब देखिए ये क्या है, ये बेल के ऊपर है and this is also important. I believe there will be a question on bail, कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, इस तरह का कुछ होगा ज़रूर। इफ़ नॉट इन मेंस देन मे बी इन, मतलब मेंस में तो फिर पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज़ के बारे में आ जाएगा, पर या फिर अंडर ट्रायल्स के बारे में आ जाएगा, प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में आ जाएगा। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अपने विजन IAS की वीडियोस में। आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं बेल के प्रोविजंस के ऊपर। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने ऑब्जर्व किया है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रायल यानी कि जो बिल्कुल एकदम जहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट कोर्ट्स जो होते हैं ट्रायल कोर्ट्स, वो काफ़ी रिलक्टेंस देखने के लिए मिलती है उनमें कि वो बेल नहीं ग्रांट करते अक्यूज लोगों को, ठीक है। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि मिस्टर DY चंद्रचूड़ इस बारे में बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहाँ बोला है, इट वॉज एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और उन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि देखिए आप हायर जुडिशरी को देखिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली, दिस इज ऑफ कोर्स हायर जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हायर जुडिशरी इन दोनों को मिला के ही बनती है। तो दे आर फ्लडेड विद बेल केसेस। वाई? क्योंकि देयर इज अ सर्टेन रिलक्टेंस फ्रॉम ट्रायल कोर्ट्स टू ग्रांट बेल। अब ऐसा क्यों है, गंदे हैं क्या ट्रायल कोर्ट्स इस वजह से, है ना। अब आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में हमने तीसरा सेतलवाद जी और भी बहुत सारे बेल की जो पिटिशंस है हमने सुप्रीम कोर्ट के पास देखी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
अब देखिए सीजेआई ने बोला है कि देयर इज अ सेंस ऑफ फियर इन जजेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है कि वो बेल ना ग्रांट करे, स्पेशली जब हीनियस क्राइम होता है. दिस सेंस ऑफ फियर नोबडी टॉक्स अबाउट बट विच वी मस्ट कन्फ्रंट बिकॉज अनलेस वी डू दैट वी आर गोइंग टू रेंडर आवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ट्रूथलेस एंड और हाई कोर्ट्स डिसफंक्शनल. अब देखिए आप उनको ट्रूथलेस बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को. जब वो बेल ही नहीं दे सकते, वो डरते रहेंगे कि लॉ में ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये पॉलिटिकल मैटर है, हम पे पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा, ये होगा वो होगा, तो मतलब वो है तो वो भी डिसफंक्शनल है. अब वो अगर बेल देंगे नहीं तो हायर कोर्ट्स डिसफंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि हायर कोर्ट्स देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए बैठे हैं. वो बड़ी सारी चीजें, दे आर द वाइजर मैन, है ना, दे आर द वाइजर मैन ऑफ दिस कंट्री. तो उनके पास इस तरह के केसेस जाने चाहिए जहाँ पे एक प्रोविजन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहने की बात कही थी, है ना. तो इस तरह की चीजों के लिए वो उनके पास सिर्फ बेल की आती रहेंगी पिटिशंस, तो दे विल ऑफ कोर्स टर्न डिसफंक्शनल. तो ये चीज, when there are over 4 crore cases currently pending in district courts and 76% of the prisoners in jails are under trials, जिनका अभी बेसिकली ट्रायल ना तो शुरू हुआ है, कईयों का पूरा नहीं हुआ, बस उसमें से कितने तो रिहा हो जाएंगे 16-16 साल की जेल बेफालतू की काट के, जस्ट बिकॉज उन्हें यही नहीं पता कि लीगल एड कुछ होता है, जस्ट बिकॉज उनको यही नहीं पता कि उनके कुछ राइट्स भी हैं. ये बहुत सारी चीजें, ठीक है. तो आगे हम एक और चीज इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी देखेंगे अंडर ट्रायल्स के ऊपर क्या होता है कि क्यों रिहा नहीं हो पाते हो. द CGI's assessment of the issue has great significance. तो इसीलिए अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये चीज रिकॉग्नाइज की, ये बहुत सिग्निफिकेंट है फॉर सेफ गार्डिंग पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, अब देखिए बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन. ये चीज, ये एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है. बहुत सारी चीजें आज ऐसी आ रही हैं कि यहाँ पे मेरे मुंह से निकल रही हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. आज नहीं तो कल ये जरूर आएगा. वैसे ही मेंटल हेल्थ पे पिछले 3-4 साल से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, गिवन द फैक्ट पिछले कुछ सालों में बहुत सारी सुसाइड्स हुई हैं, हाई प्रोफाइल सुसाइड्स भी हुई हैं, हमारे सामने आई हैं, ठीक है. तो इसीलिए काफी ज्यादा अज्यूम किया जा रहा था क्वेश्चन आएगा, अभी तक नहीं आया तो अब आ जाएगा एथिक्स के पेपर में. सो यू मस्ट हैव समथिंग टू राइट, राइट. तो हम डिस्कस करेंगे अभी. इन एन इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए जस्टिस TY चंद्रचूड़ के जो प्रोडेसेसर थे जस्टिस UU ललित जी, उन्होंने बोला कि देखिए ट्रायल कोर्ट्स के पास बहुत कम डिस्क्रिशन है, मतलब वो उनके पास चॉइस नहीं होती खुद की, कि क्योंकि इतने सारे लॉज हैं, बड़े सारे. IPC ये कह देगा बेल के बारे में, CRPC कुछ और कह देगा, फिर PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, बट बड़े सारे इस तरह के, पॉक्सो है, शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट है, NDPS लॉ है. तो ये इतने स्ट्रिक्ट तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो बेल को जितना मुश्किल बना सके वो बनाते हैं. जब तक आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं करते या नहीं फॉलो हो रही हो, तब तक आपको बेल देंगे नहीं, ठीक है. और जो लॉज की लैंग्वेज है जिस तरह की, they leave trial judges with very little room to grant bail, ठीक है. to add to the issue the higher courts too on occasion, आपको कई केसेस में ऐसा होता है कि हायर कोर्ट्स जो हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी बहुत बार बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं बेल प्रोविजंस को इन लॉज में, तो और फिर उनको बेल नहीं देते कुछ हाई प्रोफाइल केसेस को, या तो फिर इसलिए क्या होता है, फिर उनको लगता है कि हमें तो मतलब हायर कोर्ट्स को फॉलो करना है, कभी वो गुस्से ना हो जाए, या फिर एक गलत इमेज हमारे कोर्ट्स की ना बन जाए, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत तरह की चीजें होती हैं, ठीक है. सो दे वर्चुअली टाई द हैंड्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स. फॉर इंस्टेंस व्हेन इट कम्स टू UAPA, अगर हम UAPA के देखें जो एक बहुत बड़ा कंटेंशियस एक्ट बन चुका है आज के टाइम पे. 2019 रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट ट्रायल कोर्ट्स मस्ट एक्सेप्ट द स्टेट्स केस, यानी कि इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको स्टेट का केस, गवर्नमेंट का केस एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट इवन एग्जामिनिंग द मेरिट्स के वो सही है या नहीं है. एविडेंसेस तो ये कहती हैं उसकी कोई गलती नहीं थी, या वो तो सिर्फ एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है और उसको, तो ये छोड़ के स्टेट ने कहा है कुछ रीजन होगा, और टेररिज्म की बात है, ऑफ कोर्स यू कांट गो अगेंस्ट them. तो ये चीज, तो pressure faced by the courts of first instance when it comes to sensational heinous crimes is not new. Judicial reasoning has long including the dubious collective conscience of society. अब ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ हम बहुत बार डिस्कस करते हैं. कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी क्या होता है, एक ये बेसिकली जुडिशरी का ही एक इनोवेशन है, एक फिलोसोफर से ली गई है, कि इसमें क्या होता है कि आप कई लोगों को बेल इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर उनको रिहा कर दिया गया तो जो
मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी है वो उस पर्टिकुलर तरह का क्राइम जो उस इंसान ने किया उसको बहुत बुरा देखती है, बहुत बुरा, चाहे बेल आप दे भी सकते हो। तो इसीलिए मॉरल पर्सपेक्टिव देखा जाता है जुडिशरी द्वारा बेल ग्रांट करने से पहले इन प्लेस ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो ये चीज, द प्रॉब्लम लाइज ऑल्सो इन द सेम। अब देखिए क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि बेल में इतनी देरी क्यों होती है, या फिर व्हाई डू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डू नॉट ग्रांट बेल। तो आप बड़े सारे पॉइंट यहीं से मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो प्लीज लिखिए, द प्रॉब्लम लाइज ऑल्सो इन द सेम स्ट्रक्चरल inequities in accessing justice even when bail has been granted। अब देखिए ये इक्विटी का इशू आ जाता है, स्ट्रक्चरल इक्विटी का। ये मैं इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की बात कर रही थी। अब देखिए कि जब आपको बेल ग्रांट भी कर दी जाए, लेकिन बेल ग्रांट जब आपको होती है तो ऑफकोर्स आपको एक बेल बॉन्ड साइन करना पड़ता है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। साथ में आप कुछ अच्छा काम करने के लिए आपको बोला जाता है कि आप 1 मिलियन पेड़ लगाएं। 1 मिलियन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 लाख भी बोल देते कई बड़े बड़े लोगों को। पेड़ लगाएं, है ना, 1.5-2 लाख का आपसे बेल बॉन्ड साइन करवाएंगे, एक अश्योरेंस के रूप में कि आप किसी तरह का और क्राइम नहीं करेंगे। तो इतने तो कहाँ ही पैसे होते हैं। और स्पेशली गिवन द फैक्ट के डेटा हमें ये बताता है कि 3 में से 2 अंडर ट्रायल इनमेट्स ऐसे हैं जो या फिर शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, ये ओबीसीज, जो ना ही सिर्फ कास्ट वाइज आप कह सकते हैं थोड़े बैकवर्ड उसमें से आते हैं, क्लासेस वाइज भी उनके पास इतना पैसा नहीं होता। ओके तो ये चीज बेल बॉन्ड का तो इशू बहुत बड़ा है। तो ये एक लास्ट पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया बेल के ऊपर। द सीजीआई स्पोक ऑफ इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब देखिए अगर सीजीआई ने बोला है कि आप बिल्कुल डरिए मत, हेजिटेंट मत रहिए, ठीक है, तो आप इस तरह से सीजीआई ने कॉन्फिडेंस दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को। ओके सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कही, उन्होंने सबऑर्डिनेट या लोअर जुडिशरी वर्ड यूज किया। उन्होंने क्या यूज किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूज किया, ठीक है, या फिर ट्रायल कोर्ट यूज किया, विच वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड एंड दिस इज एग्जैक्टली what I expect from Justice D.Y. Chandrachud. While the acknowledgement of the judicial culture driven by the fear of CJI himself is encouraging first step, the challenge is to find solutions। ठीक है, अब recognize तो कर लिया, लेकिन solutions भी तो find करने हैं। इट इज़ नॉट एज इफ ऑल डिस्ट्रिक्ट, अब ऐसा नहीं है कि सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस डरते हैं टारगेट होने से पॉलिटिकल लोगों द्वारा या इस तरह का। बात ये है, बैकिंग द रैडिकल ऑर्डर्स ऑफ ट्रायल कोर्ट्स विल इंस्पायर confidence in standing up to the pressures of the day। the onus is on the judiciary। तो इस जगह जो ओनस लाया करता है वो हायर जुडिशरी भी लाया करता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस आप सपोज कीजिए जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इन तरह के लोगों को बेल दे देते हैं जो उनको सही लगता है कि मतलब बेल इज द रूल, राइट। तो अगर फिर दोबारा सरकार फॉर एग्जांपल उसको उसके अगेंस्ट अपील करके सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर दोबारा ट्रायल कोर्ट के उस स्टैंड को बैक करेगा तो इसलिए उनको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसलिए द ओनस लाइज ऑन द जुडिशरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके देखिए जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी अब सिर्फ और सिर्फ सीमित प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन पे क्वेश्चन अब नहीं इस तरह के डायरेक्ट आते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल डायनेमिज्म है हमारी कंट्री का इस समय, उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, बेल के ऊपर, कस्टडी के ऊपर। तो आई होप आप इन तरह की चीज़ों को काफ़ी डिटेल में कवर कीजिए, ठीक है। डेवलपिंग ग्रेट निकोबार स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव इकोलॉजिकल कंसर्न्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले महीने क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी थी फॉर द एम्बिशियस ₹72,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कहाँ पे, ऑन द वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जिसपे 72,000 करोड़ रुपए लगने हैं, जिसको अगले 30 साल में आपने पूरा करना है। बेसिकली डेवलपमेंट की जाएगी ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है इनका, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रपोजल में क्या लिखा हुआ है। एक ग्रीन फील्ड सिटी बनाई जाएगी पहले तो, ठीक है, जिसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। एक ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्क्रैच से, ऐसा नहीं है कि पहले ये एक पोर्ट बना हुआ था उसको रिपेयर करके तो ब्राउन फील्ड हो जाता है। ग्रीन फील्ड इन द सेंस फर्स्ट, पहला ऐसा इनिशिएटिव, ठीक है। एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक पावर प्लांट बनाएंगे, एक टाउनशिप बनाई जाएगी उन पर्सनल के लिए जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। द प्रपोज्ड पोर्ट, अब पोर्ट जो बनाया जा रहा है वो ग्रेट निकोबार को एक बड़ा रोल प्ले करने के लिए हेल्प करेगी इन द रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी, बिकॉज इट वुड बिकम अ मेजर प्लेयर इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। तो अगर हम इस पोर्ट की बात करें जिसे कंट्रोल करेगी इंडियन नेवी,
मैं इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात कर रही हूँ। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये डुअल रोल प्ले करेगा, एक मिलिट्री भी एक सिविलियन भी, यानी कि पैसेंजर फ्लाइट्स भी होंगी और आर्मी फ्लाइट्स भी होंगी। ओके, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पोजीशन है ना ग्रेट निकोबार की, वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत ज़्यादा। अब तो स्पेशली चाइना हमारे इंडो पैसिफिक में घुसता जा रहा है, तो अब तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, सेवरल होटल्स हैव बीन प्लान टू केटर टू टूरिस्ट। तो टूरिज्म को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑफकोर्स जॉब्स आएंगी, पैसा आएगा, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी लोकल्स की वहाँ पे। सम 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन सैंक्शन, मतलब इतना अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, इतना लैंड ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्ट करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। 9.64 लाख ट्रीज को गिराना पड़ेगा। डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर प्रपोज टू कमेंस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, इसी साल से शुरू होना है। पोर्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2027-28 तक तैयार हो जाएगा बिल्कुल। More than 1 lakh new direct jobs, 1.5 lakh indirect jobs are likely to be created on the island over the period of development. अगर हम आइलैंड की बात करें, थोड़ा सा ग्रेट निकोबार के बारे में देख लेते हैं। देखिए आप नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये पॉलिसी आ रही है, नेशनल पार्क्स आप मैप के थ्रू पढ़ते होंगे, तो नेशनल ये एक पॉलिसी आई है, तो आप ग्रेट निकोबार के जो नेशनल पार्क्स हैं उस पर ज़रा ध्यान दें। ठीक है, तो हर तरह का वहाँ पे स्पीशीज़ क्या है, वहाँ का हैबिटेट कैसा है, अगर बाई चांस फोना के ऊपर आ गया, किस तरह का फोना है वहाँ पे। ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। टर्टल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ये सब कुछ तो आप न्यूज़पेपर्स में आए दिन पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार की बात करें, इट इज़ द सदर्न मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड इट इज़ एन एरिया ऑफ 910 स्क्वायर किलोमीटर। एज इट इज़ आ जाएगा ये। अगर आपको लग रहा है, आप क्वेश्चन उठा के देखिए, क्वेश्चन ऐसे आए कि 2 डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क फैला हुआ, तो ये क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है बिल्कुल, एज इट इज़ लिखा हुआ है। और बहुत सारे पंडित जो एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, जो इस तरह का नंबर लिखा होता है वो हमेशा गलत ही होता है, या फिर साइंस के क्वेश्चंस में हमेशा डी ही आंसर होता है। तो यूपीएससी को बहुत शौक है इन तरह के असम्पशंस को नलिफाई करने का, और वो हमेशा उल्टा ही करती है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ क्लस्टर ऑफ अबाउट 836 आइलैंड्स इन द ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल, द 2 ग्रुप्स ऑफ विच आर सेपरेटेड बाय, अब आपको पता है कि एक 10 डिग्री चैनल होता है, तो बड़ा बेसिक ज्योग्राफी है। उसके ऊपर वाला अंडमान आइलैंड्स होते हैं, नॉर्थ ऑफ द चैनल अगर हम साउथ की बात करें तो वो निकोबार आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, 150 किलोमीटर वाइड है ये 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये भी आप जानते हैं, ये सदर्न टिप है ग्रेट निकोबार आइलैंड की, एंड इट इज इंडियाज सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, लेस देन 150 किलोमीटर फ्रॉम द नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द इंडोनेशियन आर्किपेलागो, इसीलिए सुमात्रा वगैरह से हम देखते हैं सबसे पास ये पड़ता है। ग्रेट निकोबार इज होम टू, अब देखिए ये आपको पता है कि 2 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, एक बायोस्फीयर है, और शोम्पन और निकोबारीज ट्राइबल पीपल यहाँ पे रहते हैं, और साथ में कई एक्स सर्विसमैन भी रहते हैं पंजाब से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, जिनको सेटल किया गया था 1970s में यहाँ पे। अगर हम शोम्पन की बात करें, ये किस तरह के ट्राइबल होते हैं पीपल? दे आर हंटर गैदरर्स हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेंस। सो द अब हम शोम्पन देख लिया, निकोबारीज भी देख लेते हैं, हु लिव्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द आइलैंड। वो अब देखिए मोस्टली इनको रिलोकेट कर दिया गया था तब 2004 में सुनामी आई थी। तो अगर हम बात करें 237 शोम्पन और 1094 निकोबारीज इंडिविजुअल्स हैं जो रहते हैं अब 751 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल रिजर्व में, सम 84 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ विच इज प्रपोज टू बी, अब इस 751 में से 84 जो स्क्वायर किलोमीटर उसको इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। The approximately 8,000 settlers who live on the island are engaged in agriculture, horticulture, fishing. अगर हम ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल एक पॉइंट बन सकती है आपके लिए। माउंटेन रेंजिंग है, रेंजेस जो रीच करती हैं बेसिकली 650 मीटर अबव द सी लेवल। कोस्टल प्लेन्स हैं, 14 स्पीशीज ऑफ मैमल्स। दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, लेदरबैक टर्टल आप जानते हैं, लेदरबैक सी टर्टल इज द आइलैंड्स फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप, एक तो होता है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन का मतलब है कि अगर वो स्पीशीज एग्जिस्ट करना बंद कर जाए तो आसपास का सारा इकोसिस्टम एकदम कंप्लीटली उसी के ऊपर सब कुछ टिका है उस इकोसिस्टम का। ठीक है, तो अगर एलिफेंट्स हैं अफ्रीका के, तो
वो एलिफेंट्स पे निर्भर करता है, वो इकोसिस्टम जो वैसे वाला है वो सरवाइव करे, ठीक है। वो ग्रासेस ही रहने दे, बड़े बड़े ट्रीज ना होने दे, क्योंकि वो पैर से गिरा के ट्रीज को तोड़ देते हैं, तो इसलिए वो आप कह सकते हैं ग्रासलैंड बन जाता है अफ्रीका में। वैसे वो कीस्टोन स्पीशीज है। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब होता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन ही इस ग्रेट निकोबार आइलैंड की सी टर्टल से है, लेदर बैक सी टर्टल से, ठीक है। द पर्पस, द आइलैंड हैज़ अ लॉट ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल बट द गवर्नमेंट्स ग्रेटर गोल। अब देखिए सरकार का टूरिज्म तो एक मतलब इसमें से पॉइंट है, पर सरकार का जो बड़ा इसमें आप देख सकते हैं वो ये है जो लोकेशनल एडवांटेज प्रोवाइड करता है फॉर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम कोलंबो टू द साउथ वेस्ट, यानी कि श्रीलंका जो इसके साउथ वेस्ट में बसा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ये। और वेयर इज इट, एंड पोर्ट क्लांग एंड सिंगापुर टू द साउथ ईस्ट, जो इसके बिल्कुल साउथ ईस्ट में आता है, ठीक है। and positioned close to east-west international shipping corridor through which a very large part of the world's trade passes. The proposed ICTT can potentially become a hub for cargo ships. ओके ये जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा ये डेफिनेटली कार्गो शिप्स के लिए एक हब बन सकता है। द प्रपोजल टू डेवलप ग्रेट निकोबार, अब सबसे पहले इसको 1970s में लाया गया था इस तरह के प्रपोजल को, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन। ओके, इसको बार बार अंडरलाइन किया जाता है इस वाले पॉइंट को। साथ ही में अब तो चाइनीज आ गए हैं, उनका एजर्शन, उनकी एग्रेसिवनेस बे ऑफ बंगाल रीजन में, इंडो पैसिफिक में, तो अब तो ये और अर्जेंट बन गया था ग्रेट निकोबार को कि उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हार्नेस करना। अब कुछ कंसर्न्स भी हैं, ऑफ कोर्स। कंसर्न्स क्या है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली फ्रिजाइल रीजन है, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट 1 मिलियन ट्रीज जब गिराओगे तो इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ कोर्स इस बात से खुश नहीं है। Okay, the loss of tree cover will not only affect the island, it will also lead to increased runoff. Of course, you know जब पानी नहीं रोक पाएंगी उनकी जड़ें तो बहुत ज़्यादा रन ऑफ देखेंगे हम, वाटर रन ऑफ देखेंगे। इट विल ऑल्सो लीड टू फ्लड्स का भी मतलब थोड़ा अब वहाँ पे देख सकते हैं जो लोकेशनल फ्लड्स होती हैं। इट विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड रन ऑफ एंड सेडिमेंट डिपॉजिट्स इन द ओशन, इम्पैक्टिंग द कोरल रीफ्स इन द एरिया। ऑफ कोर्स कोरल रीफ्स इम्पैक्ट होगी, इन्वायरमेंटलिस्ट हैव, अब साथ ही में मैंग्रोव लॉस भी हो सकता है। अब देखिए इस तरह की चीज़ें सरकार को ही पता है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली गल्फ ऑफ मन्नर से कुछ कुछ कोरल रीफ को ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसलोकेट किया गया गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात वाली जगह पे, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली एक्चुअली इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ असेसिंग हाउ मच के अब यहाँ से कितना रीफ बेसिकली अगर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं 30 सालों में तो कितना कोरल रीफ को हमें रीलोकेट करना पड़ेगा। दे आर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दिस। द गवर्नमेंट हैज सेड अ कंजर्वेशन प्लान फॉर द, और साथ ही में एक कंजर्वेशन प्लान लेदर बैक टर्टल के लिए भी ये ला रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, एक्सपीडिटिंग द प्रोजेक्ट इज ऑफ पैरामाउंट सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, साथ में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। द प्रोजेक्ट साइट इज आउटसाइड द इको सेंसिटिव जोन्स, अब साथ में ये एक एक स्टेटमेंट है आपके लिए, जो प्रोजेक्ट जहाँ बनना है बेसिकली वो कैम्पबेल बे और गलेथिया नेशनल पार्क, इन दोनों नेशनल पार्क की इको सेंसिटिव जोन से बाहर है, ठीक है। द सेंटर हैज सेड दैट द डेवलपमेंट एरिया इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द आइलैंड एंड इट्स forest cover. This is what the center has said. Okay, environmentalist of course doesn't like this project for various reasons. तो बहुत सारी चीजें हमें अब देखनी है। Okay, let's move on to the last page and then हम पहले पेज तक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अर्डगन मलिंग ग्राउंड ऑपरेशन इन सीरिया। तो सीरिया में बेसिकली क्या, आपको पता है कर्डिस्तान इशू क्या है, हमने कल भी देखा परसों भी देखा। तो कर्डिस्तान जो कर्डिश लोग हैं वो बेसिकली कुछ एरिया आप कह सकते हैं, कुछ एरिया टर्की का, कुछ एरिया सीरिया का, कुछ एरिया इराक का, कुछ एरिया ईरान का, ये सारा सब बना के एक कर्डिस्तान इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, वो उनको सेपरेट करके एक रीजन बनाना है कर्डिश ओरिजिन लोगों के लिए। अब ऑफ कोर्स जिस तरह से इंडिया का जम्मू कश्मीर का एरिया अगर कोई कहेगा सेपरेटिस्ट, कोई कहेगा कि हम एक अपना मुल्क चाहते हैं, वैसा नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारी सरकार इसके खिलाफ है वैसे ही इनकी सरकार कर्डिस्तान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, ठीक है। तो अब इन्होंने बेसिकली, आपको पता है कि क्या हुआ था टर्की में, एक भरी मार्केट में बेसिकली एक टेरर अटैक हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था जिसमें कईयों की जान चली गई, ठीक है। तो ऑफ कोर्स रेसिप टैय्यप अर्डगन जो है उन्होंने कहा कि इसके पीछे कर्डिश लोग हैं, जबकि कर्डिश लोगों ने बोला कि हम तो नहीं है।
पर इसका जवाब देने के लिए टर्किश प्रेसिडेंट ने क्या किया, सीरिया के अंदर जो इनके एस्टैब्लिशमेंट्स थी, जो बेसिस थे इनके, उसको उस पर एयर स्ट्राइक्स करवाई। अब एयर स्ट्राइक्स में आप खुद नहीं जाते, ऊपर बस आपके कॉप्टर्स होते हैं, उसमें से आप स्ट्राइक करवा देते हैं, मिलिट्री वेपन्स छुड़वा देते हैं बेसिस पे। तो उन्होंने कहा कि हम स्रोत को, टेररिज्म के स्रोत के साथ डील कर रहे हैं, सोर्स ऑफ द टेररिज्म, उनको जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं। तो फिर जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया, इज दैट ऑल, लाइक और कुछ तो नहीं करने वाले ना आप, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन कि सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड है हमारा ऑपरेशन। हमारा ऑपरेशन ग्राउंड पे जाएगा और बिल्कुल प्रॉपर हम बॉर्डर लांग के वहां जाएंगे, सीरिया जाएंगे, और जो जो लोग वहां पे बसे हुए हैं एक ग्राउंड ऑपरेशन चलाएंगे इनके खिलाफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब कि क्या होता है। सीरिया जो ऑलरेडी अपनी वॉर से ग्रस्त है इतना ज़्यादा, वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है इतने सालों से। सीरिया में रशिया भी इन्वॉल्व है, सीरिया में इसराइल भी इन्वॉल्व है, वो इसराइल ईरान के पीछे पड़ा रहता है, ये कर्डिश लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। तो बेसिकली एक कंट्री को बर्बाद कर दिया है आपने अपनी लड़ाइयों के चलते हुए। और पता नहीं वेस्ट एशिया में जो जिस तरह का फ्लक्स है वो कब उसका अंत आएगा, और कब वहाँ सच में, जब तक ये खत्म नहीं होगा डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। मतलब ठीक है, जो दुबई है या फिर सऊदी अरेबिया है, वो कुछ कुछ थोड़ा आइसोलेटेड रीजन है तो डेवलप कर जाते हैं, बट स्टिल ये कब खत्म होगा। 162 डेड आफ्टर 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स जावा आइलैंड। तो देखिए क्या हुआ है, अर्थक्वेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस कुछ इवेंट्स जो हो रहे हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और साथ ही में हमने देखा है कि कैसे हमारा जो इनकॉइस है, जो हमारी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी है, जो सर्वे कर रही है बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के और आसपास वाली कंट्रीज़ को बताती है कि कहीं सुनामी जैसा, जो 2004 में सुनामी आई थी, उस जैसा दोबारा तो कभी कुछ नहीं होगा। तो वो भी अब सर्वे कर रहे हैं। और हमारा जो बैरन आइलैंड है, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, क्यों आपके लिए ये आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि जो बैरन आइलैंड है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक वॉल्केनो है, वो कभी भी फट सकता है अगर वो डोरमेंट स्टेज से निकल गया। तो उसमें काफ़ी आशंकाएं हैं कि एक लोकलाइज सुनामी जैसा शायद कुछ हो सकता है, जैसे इंडोनेशिया में एक लोकलाइज सुनामी आई थी 2018 में। ठीक है, तो अब इंडोनेशिया में ही एक अर्थक्वेक आया है जिसमें 162 लोगों की जान गई है, 5.6 रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड का। It is not, of course, it is something which needs to be dealt with. Earthquake resilient buildings बनना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस डेवलप हो रही है, पर शायद इतनी नहीं। तो let's see what happens in the coming time. UK will promote skilled immigration, PM ऋषि सोनक। तो अब क्या हुआ है आपको पता है, जो PM ऋषि सोनक है या इनकी पार्टी है, ठीक है, जो कॉन्जर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं, इनकी बड़ी सारी ऐसी मेंबर्स हैं इन पार्टी की, जैसे श्योला ब्रेवरमैन, जिन्होंने कितना बुरा बुरा बोला है इलीगल इमिग्रेशन। तो ऋषि सुनक खुद भी इलीगल इमिग्रेशन के काफ़ी खिलाफ हैं, पर इन्होंने बोला देखिए हम इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है ना, स्किल्ड इमिग्रेशन के थोड़ा ना खिलाफ है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे पास तो लेबर शॉर्टेज है, तो उनको पूरा भी करना है। अब अमेरिका हमारा कितना भी अच्छा दोस्त है, पर नंबर 1 तो हमें जाना है ना। एक समय पे हम अमेरिका को भी रूल, अमेरिका हमने बनाया है, ठीक है, और आज अमेरिका नंबर 1 बन गया है। तो कहीं ना कहीं तो वी ऑल्सो एनवाई दिस, ओके। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम हाईली स्किल्ड इमिग्रेशन चाहते हैं यूके में, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें, इन्होंने ये कहा है यूरोपियन यूनियन से, ठीक है, अगर कोई ट्रेड डील साइन होती है तो उस ट्रेड डील का मतलब ये नहीं है कि हम उनके जो लॉज हैं वही लॉज हम खुद पे थोप लेंगे दोबारा, जो हम पहले ब्रेग्जिट से पहले हुआ करता था। तो ब्रेग्जिट से पहले वाली चीज़ तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। इज़ अ हार्डकोर ब्रेग्जिटियर, तो ये बात तो आपको पता ही है, बोरिस जॉनसन के कैंप को ही बिलोंग करते हैं। ये फोकसिंग लार्जली ऑन द थीम ऑफ इनोवेशन। अब देखिए कैसे सपोर्ट कर दिया इन्होंने स्किल्ड इमिग्रेशन को, क्योंकि बेसिकली इनोवेशन की बात है। और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री है, जो आप कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडिया में देखते हैं, वो हमने इन्हीं के ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशंस जो आप भारत में देखते हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने इन लोगों से ही सीखे हैं जो आए थे हमारे यहाँ पे रूल करने एक टाइम पे। तो इनके एक कॉन्फ्रेंस पे, बेसिकली एनुअल कॉन्फ्रेंस पे इन्होंने बोला, और इनोवेशन की थीम पे बोलते हुए कहा, देखिए वी वांट टू मेक द यूके अ ट्रू आइलैंड ऑफ इनोवेशन, और उसके लिए हमें बेसिकली वी हैव टू अट्रैक्ट द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट माइंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि सारा इनोवेशन और टैलेंट तो यही नहीं बसा, ये तो सबको पता है ना। तो एंटायर ग्लोबलाइजेशन तो ये बिल्कुल नहीं है। सो वी विल अनअपोलोजेटिकली क्रिएट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव वीज़ा रजीम्स। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, वीज़ा रजीम्स का एग्जाम्पल हमने देखा था, स्किलफुल यूथ जो ये एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने वाले हैं, किसके, यूके और इंडिया के बीच में। ही हमने G20 की साइड लाइन्स पे देखा था, जिसमें क्या होगा कि वहाँ यहाँ के बहुत सारे लोगों को
बेसिकली जिनके पास डिग्री है प्रॉपर, उनको वहाँ जाके 2 साल के लिए काम करने के लिए मिलेगा, और वहाँ के कुछ लोग यहाँ भी आएंगे, तो इट इज़ वीज़ा वी वाली चीज़ है ना, तो इट इज़ गुड। ठीक है, अब यहाँ पे तो खैर यहाँ पे प्रोटेस्ट भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। सुनने में तो बड़ा अच्छा है कि वहाँ के लोग पहली बार यहाँ सीखने आएंगे, बट you know let's see what happens. Mr. Sunak is a supporter of the controversial. अब देखिए रवांडा पॉलिसी में आपको बता दूं, कुछ कुछ तो आपको पता ही होना चाहिए, ताकि आपके पास लिखने के लिए घुमा के 2-4 बातें ही ना हो। एक कंट्री से अगर कोई आपका रिश्ता पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि भारत के बहुत लोग माइग्रेट करते हैं, यूके हैं, यूएस हैं, कहाँ नहीं है भारत के लोग, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इलीगल इमिग्रेशन, जो बेसिकली इंग्लिश चैनल को इलीगली बोट्स के माध्यम से क्रॉस करके यूके घुस जाते हैं, तो जो बोरिस जॉनसन ने एक पॉलिसी प्रपोज की थी, रवांडा पॉलिसी, उसमें क्या था कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके, इनको रीलोकेट कर देंगे रवांडा में। ठीक है, हम उनके साथ बुरा थोड़ा ना कर रहे हैं, उनको जगह दे ही रहे हैं, पर रवांडा में दे रहे हैं। ठीक है, तो और जो इनकी वो स्वेला ब्रेवरमैन है ना, जो हुआ करती थी अभी पीछे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, उन्होंने कहा था ये तो उनका ड्रीम था और उनका ऑब्सेशन था कि वो बेसिकली माइग्रेंट्स को रवांडा भेजें। तो इट वाज ऑफ कोर्स वेरी कंट्रोवर्शियल, और आप इनको जानते हैं बहुत बुरे रीजंस के लिए, क्योंकि इन्होंने, जबकि ये खुद एक इंडियन मदर की बेटी है, और फिर भी इन्होंने ये कहा था कि इंडियंस आ जाते हैं और यहाँ पे पता नहीं कितने सालों के लिए रुक जाते हैं, दे कम एंड ईट आवर जॉब्स, और इसीलिए बेसिकली जब तक ये अगर ये माइग्रेशन हम इनके नहीं रोकेंगे, मैं तो साइन ही नहीं होने दूंगी यूके और इंडिया की ट्रेड डील। तो वो नहीं हुई, जबकि बोरिस जॉनसन ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तय किया था कि दीपावली से पहले इसको साइन करेंगे, ये हमारी डेडलाइन थी। पर अनफॉर्चुनेटली टू द क्रेडिट ऑफ मिस स्वेला ब्रेवरमैन, ऐसा नहीं हो पाया। Qatar China signed world's longest gas supply deal. Now this is something very very concerning. Why? Because West Asia में चाइना का जाना, और देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी रिसेंटली आपने क्या देखा था कि बाइडन ने क्या बोला कि हम बेसिकली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते या फिर हम लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चालू कर सकते, किसके खिलाफ, MBS मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जमाल खशोगी केस में। मैं समझा चुकी हूँ क्या है जमाल खशोगी केस। उन्होंने कहा देखिए अब तो प्रेसिडेंट, अब तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, ही इज़ द प्रिंस, और इसीलिए उनको इम्यूनिटी मिलती है इंटरनेशनल लॉ के तहत। ठीक है, क्योंकि हम एक हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ, चाहे वो केस सही क्यों ना हो, हमें पता है वो केस सही है, पर वो प्राइम मिनिस्टर है, हम उनके खिलाफ नहीं कर सकते। ओके, अब ऐसा आपको पता है ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइडन हैज़ बीन लाइक अ वेरी वोकल क्रिटिक ऑफ MBS और जिस तरह का डिक्टेटरशिप वो फॉलो करते हैं अपनी कंट्री में। लेकिन अब उनको डर ये है, अगर उन्होंने वेस्ट एशिया में, जैसे अफगानिस्तान से ये लोग चले गए, अगर वेस्ट एशिया में जो वॉइड ये छोड़ देंगे ना, उसको चाइना आके कैप्चर कर लेगा, और वही हो रहा है। आप चाइना और ईरान को देखिए, उन्होंने $400 बिलियन की डील साइन की हुई है, तो वैसे ही अब कतर के साथ इन्होंने किया है चाइना ने। कतर एनर्जी जो है कंपनी कतर की, उन्होंने अनाउंस किया है 27 ईयर नेचुरल गैस सप्लाई डील विद चाइना, और ये लॉन्गेस्ट एवर इस तरह की डील है बेसिकली, और इतने लंबे समय के लिए। जब यूरोप क्या है, यूरोप इज स्क्रैम्बलिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज, यूरोप काफ़ी हेल्पलेस है, विंटर इज कमिंग, दे आर गोना फ्रीज एंड दे डू नॉट नो वेयर दे विल गेट देयर गैस फ्रॉम। लिविंग कॉस्ट बहुत महंगी होती जा रही है वहाँ पे, रशिया से वो ले नहीं सकते, उन पे सैंक्शंस लगानी है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो अब इस समय पे चाइना का इस तरह का एक डील आना, the state energy company will send 4 million tons of liquefied natural gas annually from its new। अब देखिए कतर की जो नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट है उससे बेसिकली सेंड करेंगे, कि यही बेसिकली यहाँ पे लिखा है। एशियन कंट्रीज अगर हम बात करें, कतर की गैस की सबसे बड़ी मार्केट क्या है जिनको सप्लाई करते हैं एशिया में, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये चीज़ अब लेट्स सी यूरोप का इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है या एग्जैक्टली क्या होता है। द मोर वॉइड यू वुड लीव इन वेस्ट एशिया, the more incentive you give to China for them to come in and take the power there. Union Health Ministry launches India's first suicide prevention policy. So this is very important. अभी ये पॉलिसी है, इसकी गाइडलाइंस नहीं आई है, जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाती इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इस पॉलिसी की ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, पर विजन आ गया है हमारे पास कि क्या क्या होगा।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मंडे को अनाउंस किया है एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, विद टाइम बाउंड एक्शन प्लान। टाइम बाउंड एक्शन प्लान होंगे, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन, बहुत सारे सेक्टर्स मिलके आपस में कोऑपरेट करके काम करेंगे ताकि बेसिकली इनका जो टारगेट है दैट दे वांट टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी, जो सुसाइड्स की वजह से जाने जा रही हैं 10% से कम करने की बाय 2030। 8 ही साल रह गए हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ब्रॉडली, अब स्ट्रैटेजी क्या होगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स को फॉर सुसाइड विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों में सुसाइड सर्वेलेंस मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाएगा। साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो बेसिकली प्रोवाइड करेंगे सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज को, किसके माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे अगले 5 सालों में। Okay, so district mental health program in all the districts, of course, it is very good. And to integrate a mental well-being curriculum in all educational institutions within the next 8 years. This is very, very important. It envisages developing guidelines for responsible. अब साथ में मीडिया के लिए देखिए, मीडिया किस तरह से सेंसेशनलाइज करती है सुसाइड की, उसको पूरे दिन जब सुशांत सिंह राजपूत का जब केस आया था और कोई न्यूज़ ही नहीं, पूरे समय वही जिस तरह का येलो जर्नलिज्म देखी, बहुत मैं मानती हूँ कंट्रोवर्शियल है क्या नहीं है, पर फैक्ट ये है सुसाइड में बहुत सारी इमेजेस सामने ऐसी आ गई जो ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ जाती हैं, और जिस तरह का सेंसेशनाइजेशन उसको किया, कुछ पता नहीं है, सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आई है उस पर अभी तक, पर जर्नलिज्म जिस तरह का उस समय पे हुआ, तो वो उसको कर्व करने के लिए है ना कि सुसाइड्स को थोड़ी डिग्निटी की तरह रिपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड के माध्यम जो कोई पॉइजन वगैरह होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करना एक्सेस को। स्ट्रेस इज ऑन डेवलपिंग कम्युनिटी रेजिलियंस। कम्युनिटी देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर कोई बच्चा होता है जो अगर 11th क्लास में अच्छा मार्क नहीं स्कोर कर पाया, या 12th में या 10th में या किसी भी कक्षा में, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो क्यों नहीं सुसाइड कर लेता, उस बच्चे को तो मेरे को लगता है पता भी नहीं होता इतना कि आगे जिंदगी है, आगे जिंदगी में और भी कुछ किया जा सकता है, बिकॉज पेरेंटल प्रेशर हो सकता है, सोसाइटल प्रेशर हो सकता है। तो सबसे पहले तो सोसाइटी को थोड़ा सा मेरे को लगता है अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कम्युनिटी ये नहीं कहेगी कि हम आपके साथ खड़े हैं, दिस इज अ लॉन्ग लाइफ, कम ऑन, लाइफ इज मच मोर देन जस्ट अ पेन एंड पेपर। जो आप एक दिन एक पेपर पे लिख के आए हो, वो आपकी ज़िंदगी तो डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकती, कम ऑन, इस तरह का कुछ तो होना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ इट गेट्स डाउन टू द ग्राउंड, होता क्या है इसमें, पर इन्होंने बात तो की है कि कुछ ऐसा होगा। While the strategy is in line with the WHO Southeast Asia region strategy for suicide prevention, it says, और इन्होंने कहा है भारतीय मिनिस्ट्री ने कि ये कुछ तो इंडिया के कल्चर और सोशल मिलियो को हम मॉडिफाई करेंगे इस WHO की स्ट्रैटेजी को, ठीक है। तो इस अगर हम कुछ स्टैट्स देख लें भारत की, तो मोर देन 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर टू सुसाइड। दिस इज ह्यूज एंड इट इज द टॉप किलर इन 15 to 29 ईयर्स कैटेगरी। अनएम्प्लॉयमेंट इसका बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो काफ़ी बड़ी उम्र में भी कुछ नहीं कमा रहे, तो उसके काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकता है लोगों के लिए। इन द पास्ट 3 years द सुसाइड रेट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.2 to 11.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन, ये डॉक्यूमेंट कहता है, एनसीआरबी का डेटा भी यही कहता है। अब सबसे कॉमन रीजन अगर हम देखें सुसाइड के, फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेस विच अकाउंट फॉर 34% एंड 18% ऑफ द ऑल सुसाइड रिलेटेड डेथ्स। ये कुछ चीज़ें बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती हैं, आप ज़रूर लिखिएगा। पाकिस्तान इशूज 100 वीज़ाज टू इंडियंस फॉर पिलग्रिमेज। तो देखिए बेसिकली क्या है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय लोगों के लिए अलाउ किया जाता है, बहुत सारे, अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स, क्योंकि देखिए हम एक ही कंट्री हुआ करते थे, तो बहुत सारे कुछ यहाँ के रिलीजन्स के जो बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वाराज पाकिस्तान में रह गए, है ना, वहाँ चले गए, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पे पूछते होंगे वो यहाँ आ गए। तो ऑफ कोर्स आप रिलीजन, ये जो कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, उनको अलाउ करते हैं पिलग्रिम्स को बेसिकली कि आप एक दूसरे के देश में जा सकते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स के टाइम पे या वेरियस ओकेजन्स जो एक साल में होते हैं। तो वैसे ही एक हमने यहाँ पे देखा है। तो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट बस मेरे को आपके प्रोटोकॉल के बारे में बताना था। सेंटर सेट स्टैंडर्ड फॉर ई-कॉमर्स रिव्यूज़, हमने इसको कल भी देखा था। तो फाइनली क्या हुआ है, सेंटर इज ब्रिंगिंग आउट, अब सबसे पहले तो ये कौन लेके आ रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आप 5 स्टार रेटिंग वगैरह देखते हैं, सब कुछ यही लेके आते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि किसी भी चीज़ का
इंडियन बेंचमार्क क्या है, कौन से पॉलिसीज के साथ आपको अलाइन करना है। तो सेंटर इज ब्रिंगिंग आउट अ स्टैंडर्ड फॉर पब्लिशिंग प्रोडक्ट रिव्यूज ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई भी एक बेसिक शॉपिंग वेबसाइट भी है, मिंत्रा भी। तो रिव्यूज फेक नहीं होने चाहिए। किस तरह से आप किस तरह का स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि आप रिव्यूज पब्लिश करें अपने चैनल पे या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे। टू स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड विल बी वॉलंटरी, अभी तो वॉलंटरी होगा इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना, पर अगर ये मैंडेटरी बना दिया गया, जो हो सकता है बिल्कुल मैंडेटरी बना दिया गया, तो फिर तो क्या होगा, अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट होगी आपके ऊपर अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज की तहत या फिर वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के तहत, क्योंकि आपके वो इतने एंथुजियास्टिक रिव्यूज पढ़ के कोई भी एक्साइट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। या फिर कोई एक इंसान ने इतनी मेहनत करके बुक लिखी है और आप उस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते और आप जा के उसके नीचे बहुत गंदा गंदा लिख रहे हो, फिर कोई लेगा ही नहीं उसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत है और इसीलिए ये इट्स अ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एज वेल। ओके, सो वंस मेड मैंडेटरी, अगर मैंडेटरी बन गया तो कंज्यूमर सबमिट कर सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को टू द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, कंज्यूमर कमीशन और CCPA अगेंस्ट मिसलीडिंग रिव्यूज। द स्टैंडर्ड्स विल बी एप्लीकेबल टू एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच पब्लिशेस कंज्यूमर रिव्यूज। जो भी छोटी सी खुद की वेबसाइट है, वस्त्र में या फिर प्यूमा, खुद की वेबसाइट ही क्यों ना हो, उस पर अगर आप कंज्यूमर रिव्यूज दिखाते हैं तो आपको बिल्कुल आपको अलाइन करना पड़ेगा। The guiding principles of the standard are integrity, accuracy, privacy, security, transparency, accessibility and responsiveness. ओके तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इट इज़ गुड इफ़ इट कम्स अप। ई कॉमर्स प्लेयर्स, अभी पहला देखिए पूरे संसार में पहला ऐसा कंट्री बन रही भारत जहाँ पे फेक रिव्यूज़ के साथ डील करने के लिए कुछ आ रहा है। BIS will come out with the certification process in the next 15 days to check whether a company was complying with these standards. E-commerce players can apply for certification of this standard with BSI के साथ बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा अगर आप इस तरह की पॉलिसी के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपके कंज्यूमर्स को या आपके कस्टमर्स को पता है कि ये इस स्टैंडर्ड को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो they would be more enthusiastic to go and buy something from you. Okay, Supreme Court dismisses petition for guidelines on compliance. देखिए ये पता नहीं क्या ही है ये, बस बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि एक आर्टिकल 142 होता है जो आपको पता होना चाहिए, बार बार आता है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में। तो दिस आर्टिकल डील्स विद डूइंग कंप्लीट जस्टिस। इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं 2 बार आई थिंक प्रीलिम्स में। तो आर्टिकल 142 इज डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू द लिटिगेंट, यानी कि आप बेसिकली कंप्लीट जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट को करना है तो वो कुछ भी कर सकती है। वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सामने वाले इंसान को खाली हाथ नहीं जाने देने के लिए वो लॉ तक बना सकती है। तो कोई भी मेजर हो सकता है, कोई भी मेजर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या, मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक पिटिशन आई, पिटिशनर ने बोला कि देखिए आपको कुछ गाइडलाइंस बनाने चाहिए क्योंकि आप जजमेंट दे देते हैं तो गवर्नमेंट उसको फॉलो तो करती नहीं, ना लोअर जुडिशरी फॉलो करती है। तो उन्होंने कहा देखिए आर्टिकल 142 भी तो एग्जिस्ट करता है ना, तो हम आपकी पिटिशन को डिसमिस कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही, अगर उसके खिलाफ भी अपील आती है हमारे पास तो फिर हम उस स्पेसिफिक केस में हम जो करेंगे उनको रिलीफ देते हैं हम। UAE फॉरेन मिनिस्टर में मीट जयशंकर ड्यूरिंग हिज इंडिया विजिट। सो जब ये मिलेंगे वैसे तो हम तब देखेंगे, पर UAE काफ़ी इमर्जिंग फोर्स बनता जा रहा है वेस्ट एशिया का, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है हम बहुत ज़्यादा पीपल टू पीपल टाइज बहुत ज़्यादा है हमारे, ठीक है। अब ये दिल्ली में 2 दिन के लिए विजिट करने वाले हैं जो इनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान, पहले भी आ चुके हैं ये, ठीक है। तो इनके साथ मीटिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली एस जयशंकर जी की, एंड इट विल बी रेगुलर कंसल्टेशन की तरह ही होगी। और UAE और इंडिया के बीच में आप जानते हैं एक सेपा साइन हो चुका है, इट्स लाइक अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इवन मोर देन दैट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, ठीक है, February 18 को, और ये May 1 से फोर्स में भी आ चुका है। और साथ ही में I2U2 जो आप जानते हैं इसराइल इंडिया US UAE, ये भी एक कोऑर्डिनेटर इनिशिएटिव है जिसे वेस्टर्न कोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ UAE की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको। अब देखिए ये भी हम कल ही देखेंगे जब आएगा इस पे कि पोल पे बेसिकली जो पोल बॉन्ड है उसको 15 दिन और जो एक्सटेंड कर दिया था, हम इसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्मी टू प्रोक्योर बॉलिस्टिक शील्ड्स एंड बॉडी वॉर्न कैमरास। तो क्या हुआ है देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे आई थिंक इसका स्टैटिक पार्ट लिखा हुआ है कहीं पे। ऑलराइट, आई विल डिस्कस इट इन द
कोर्स। ओके, आर्मी ने बेसिकली मंडे को इशू किया है 2 रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स कि बेसिकली अगर कोई कंट्री है या पर्टिकुलर कोई कंट्री है या इस तरह का बेसिकली कोई भी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी ले लीजिए, जो बेसिकली 7,000 हमें बॉडी वॉर्न कैमरा सिस्टम चाहिए जो मतलब शरीर पे आप वियर कर सकते हैं हमारे आर्मी पर्सनल, और 1612 बॉलिस्टिक शील्ड्स चाहिए बेसिकली, और इमरजेंसी उस पे चाहिए डेडलाइन पे, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत through fast track procurement route FTP route. The last date is December 20. ठीक है, तो देखिए क्या है, the body cameras are both the military police as well as राष्ट्रीय राइफल्स engaged in terrorist operations in Kashmir Valley. The ballistic shields are meant for counter terrorism operations. तो बेसिकली दोनों ही काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए चाहिए होते हैं। ओके अब देखिए जो इमरजेंसी, ये जो FTP रूट है, जो फाइनेंशियल पावर्स, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आर्म्ड फोर्सेस को आप ये पावर्स दे देते हैं ना, डिफेंस मिनिस्ट्री देते हैं, तो राजनाथ सिंह जी ने दी होंगी, तो पिछले 3 बार ही पहले ही दे चुके हैं। अगर हम देखें उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो 2016 में हुए थे, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, फिर 20 में जो ये हमने चाइना लैंड LAC स्टैंड ऑफ देखा उसके बाद, तो ये जो FTP रूट के तहत क्या होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दे कैन प्रोक्योर वेपन सिस्टम्स, पर 300 करोड़ तक का ही लिमिट होना चाहिए, और अर्जेंट बेसिस पे अगर आपको चाहिए, आपको फर्दर क्लियरेंसेस नहीं चाहिए होती हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट साइकिल को ईजी और अर्जेंट बनाने के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री इतनी रिहा आपको दे देते हैं और आपके पास ऑटोनॉमी होती है। मोरबी ब्रिज कोलैप्स इज एन एनॉर्मस ट्रेजेडी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत अच्छा किया गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, मतलब हम उनके कंपिटेंस को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने एलैक्रिटी के साथ बेसिकली सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली, यानी कि खुद से उन पे कोई किसी ने पिटिशन नहीं डाली उनके पास या कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी ब्रिज के कोलैप्स की, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो मोरबी सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स हुआ जिसमें 141 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 47 चिल्ड्रन थे, इट वाज एन एनॉर्मस ट्रेजेडी, यस इट वाज, क्योंकि जो पिटिशनर है इसमें उन्होंने बेसिकली, और इन्होंने बोला कि जो भी हाई कोर्ट को करना पड़े, जितना टाइम लगे, जितनी अटेंशन लगे, कि आप इंश्योर कर सकें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, क्या इसमें ऑफिशियल्स की गलती रही, जो एजेंसी जिस कंपनी को बेसिकली जो एक क्लॉक रिपेयरिंग कंपनी को आपने इतने बड़े ब्रिज की मेंटेनेंस का आपने चार्ज दे दिया, उनको अकाउंटेबल होल्ड करना। पिटिशनर हैं जो इसमें देखिए उन्होंने अपने भाई और जो उनकी भाभी दोनों ही उनकी जान चली गई, और उनके पास सिर्फ 9 ईयर ओल्ड एक ऑर्फन उनका नेफ्यू रह गया। तो ये बहुत इमोशनल चीज़ है, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे बच्चों की जान गई है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो इन्होंने बस यही बोला कि क्या स्टेट पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, जो दोषी हैं वो साफ खुलेआम घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन इतनी बड़ी चीज़ है, तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा। तो अब इसीलिए इन्होंने बोला है कि हाई कोर्ट सब कुछ करेगा जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, और CBI इन्वेस्टिगेशन तक करवानी पड़ी तो करवाए, तो ये कहा है। CBI इन्वेस्टिगेशन तो वैसे ठीक है, पर CBI इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट भी तो टाइम पे आने चाहिए। कितने कितने टाइम से CBI इन्वेस्टिगेशन चल रही है कितनी सारी चीज़ों पे। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे केरला हाई कोर्ट्स रिवोकेशन ऑफ VC's अपॉइंटमेंट। तो क्या हुआ है, आपको पता है कि केरला हाई कोर्ट ने क्या किया था, केरला हाई कोर्ट ने जो वाइस चांसलर है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज क्यूफोश, उनको हटा दिया था, ठीक है, डॉक्टर जॉन को। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए अभी तो हम उसको नहीं कर सकते, हम नहीं रोक सकते, इस डिसीजन को रिमूव कर दिया तो हम रीइंस्टेट तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज ही हैड डिमिटेड द ऑफिस। तो लेकिन हम देखते हैं फाइनली हमें पूरे केस को सुनना है, डू नॉट वरी, आई एम नॉट सेइंग दैट क्या गलत है क्या सही है, बट वी हैव टू लिसन टू एवरीथिंग, ओके, वी वांट टू गो इनटू द केस फर्स्ट, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है, देखिए स्टेट ऑफ केरला के जो एडवोकेट है के वेणुगोपाल जी, बेसिकली जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, तो इन सब ने बेसिकली क्या बोला है कि देखिए एक इतने हाईली क्वालिफाइड पर्सन को बहुत ह्यूमिलिएटिंग है उनको डेमिट करवाना ऑफिस, एंड साथ में एक 5 साल के टर्म के बीच में उनको छुड़वा देना। साथ में अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, UGC रेगुलेशंस के तहत नहीं आती, ये स्टेट लेजिस्लेशन के तहत आती है, जो स्टेट लेजिस्लेशन है केरला फिशरीज एक्ट। और साथ ही में अगर हम एंट्री 66 की बात करें, देखिए एक सिंपल सी बात है, आप यहाँ से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है, पर अगर
स्पेसिफिकली या डिस्टिंक्टली स्टेट लिस्ट में अगर कोई एंट्री है ना, तो सेंट्रल लिस्ट अगर जेनरिक टर्म्स में है तो उसको ओवर पावर नहीं कर सकती। तो स्टेट लिस्ट में अगर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च लिखा है और फिशरीज अगर एग्रीकल्चर का पार्ट माना जाता है, तो सेंटर लिस्ट में जो एंट्री 66 है जो कहती है कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन, जो काफ़ी जेनरिक है, हायर एजुकेशन में सब कुछ आता है, तो वो इसको ओवर पावर नहीं कर सकती। लेट्स सी इसमें क्या होता है। बेसिकली एजिटेटिंग लॉयर्स मीट CJI सोल्यूशन टू स्टोर सून। इसमें कुछ नहीं है, जो आपको पता है लॉयर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो गुजरात हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जिसके तहत हमने CJI और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को साथ आते देखा कि कोलिजियम सिस्टम पे इस तरह से सवाल बार बार नहीं उठने चाहिए। तो वो मिले हैं, प्रोटेस्टर्स मिले हैं CJI से, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, जो भी होगा हम देखेंगे, ग्रीवेंसेस आपकी सुनेंगे, पर आप अपना काम मत छोड़िए, बहुत सारे लॉयर्स की ज़रूरत है, गो बैक टू वर्क। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।